दोस्तों, आज हम भारत जो सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित जो वार्षिक ग्रंथ है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में ये एक प्रमाणिक बुक माना जाता है और हर एग्ज़ाम में इससे जो क्वेश्चन होते हैं, चुनिंदा क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और जो कहीं नहीं मिलते इससे मिलते हैं। इसलिए किसी भी सीरियस स्टूडेंट को जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है उसे इस भारत बुक का, एनुअल बुक का ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। और एक बार जब आप अध्ययन इसका कर लेते हैं तो फिर हर एक साल ये आता है, तो आप इसमें जो नई नई कुछ योजनाएं ऐड होते हैं आप उसके बारे में देखते रहते हैं। लेकिन किसी भी एक साल का बुक का आपको बेहतर ढंग से इसका अध्ययन करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एनसीईआरटी, भारत, और फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और फिर ये सब सारी चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे। फिर बिहार विशेषांक अध्ययन करेंगे, फिर करंट अध्ययन करेंगे जो बिहार 67वीं के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अभी मेरे चर्चा का या मेरे विमर्श का मुख्य मुद्दा इंडिया है और इस इंडिया मैगजीन जो इंडिया वार्षिकांक है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हम लोग करते हैं। इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। एक चैप्टर आपको भारत भूमि और उसके निवासी का है, दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक का है, तीसरे राजनीतिक संरचना वाला है पहलू, फिर कृषि। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको एक छोटा टॉपिक इसी के तहत जो दूसरा टॉपिक है उस पर हम लोग आपको लेके आते हैं और वो टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक का। इसमें हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय झंडा है 3 समानांतर पट्टियाँ हैं और उसकी जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है वह अनुपात 2:3 का है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में जो गहरा नीला रंग का एक चक्र है जो सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसमें चक्र बना हुआ है, इसमें 24 तीलियां होती है और यह तीलियां जो है इसकी 24 तीलियां होती है। संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया। तो दोस्तों, यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन देखे कि ध्वज का अनुपात कितना है, कहाँ से यह जो राष्ट्रीय प्रतीक है कहाँ से, सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है, इसमें जो चक्र है उसमें 24 तीलियां है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। राष्ट्रध्वज के प्रदर्शन पर और राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर राज्य चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के द्वारा यह संचालित होता है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 जो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। आपको पता होगा इस पूर्व में हम लोग कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को ही फहराए जाते थे, लेकिन जो जिंदल साहब हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के तहत हुआ कि हर व्यक्ति का राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो है वो एक अधिकार है। और उसी के बाद इस अधिकार को नियमित करने के लिए भारत सरकार ने भारत की ध्वज संहिता 2002 के नाम से जो है एक एक्ट पारित की। राज्य चिन्हों और नामों के दुरुपयोग और रोकथाम अधिनियम 1950, राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971। अब यहाँ देखिए ये 24 तीलियां हैं, इसमें तीलियों की संख्या 24 है और हम लोगों ने पहले भी अध्ययन किया है कि इसका जो चौड़ाई है और लंबाई है उसका अनुपात 2:3 है। अब हम लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं कि सारनाथ के सिंह स्तंभ में की अनुकृति है जिसमें 4 सिंह है, जो एक बार जो 3 ही दिखाई देता है। जब आप नीचे की आएंगे तो नीचे जो चित्र वल्लरी है, एक हाथी, चौकरी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सार, एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं नीचे वल्लरी पर। उनके बीच में एक चक्र बना हुआ है और भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए राज्य चिन्ह में केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं। और फिर पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी के चक्र हैं जिसके दाईं ओर एक सार और एक बाईं ओर एक घोड़ा है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नीचे जो प्लेट है उस पर दाईं ओर एक सार है और बाईं ओर एक घोड़ा है। फलक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और ये सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है।
दोस्तों यही है आपका सारनाथ के अशोक स्तंभ। यहाँ आप देखें कि एक घोड़ा और यहाँ एक सांप का चित्र बना हुआ है। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जब हम लोग नीचे आते हैं तो राष्ट्रगान की चर्चा तो करनी ही होगी। तो राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा मूल रूप से लिखा गया, जो बांग्ला में रचित है, जो जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यहाँ सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि यह जो जनगण मन अधिनायक, जो जनगण मन है मेरा राष्ट्रगान, इसे क्यों अपनाया गया। तो भाइयों याद रखना है हमें कि 27 जनवरी 1911 को सर्वप्रथम यह जो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसमें पूरे 5 पद थे और पूरा का पद का जो है, जो 5 पद है, जिसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं, और इसके जो संक्षिप्त जो इसका स्वरूप है, जिसे गाने में 20 सेकंड लगते हैं। और फिर हम लोग आते हैं राष्ट्रगीत पर। तो राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगान तो हो गया जनगण मन, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की है। और यह गीत पहली बार 1996 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और यह संस्कृत में था। इस पद का अरविंदो द्वारा गद्य में अंग्रेजी अनुवाद किया गया। यह भी हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद श्री अरविंदो के द्वारा किया गया। फिर राष्ट्रीय पंचांग पर हम लोग आते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत पे आधारित राष्ट्रीय पंचांग है, जिसका पहला महीना चैत है। या हमें याद रखना है कि शक संवत जो हमारा कैलेंडर है, उसका जो राष्ट्रीय पंचांग है, उसका पहला महीना चैत है, जो 22 मार्च 1957 को जिन्हें सरकारी उद्देश्य के लिए अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों में अस्थायी सादृश्य है। चैत का पहला दिन यानी 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। तो हमें यहाँ ध्यान रखने की बात है। फिर हम लोग आगे आते हैं, ये इसका मैप है। और आज की जो चर्चा है, हम लोग इसको यहीं विराम देते हैं। फिर कल या दूसरे दिन फिर हम लोग और किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। लेकिन पहला हम लोग भारत जो एक वार्षिक ग्रंथ है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले ख़त्म करेंगे, फिर एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे, और उसके बाद बिंदुवार सिंधु घाटी, फिर हिस्ट्री 12वीं की हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, फिर पॉलिटी, और ऐसे करके हम लोग आगे चलेंगे। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।